एक छोटे से गांव में निशा अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू एक छोटा मोटा किसान था। हर साल की तरह इस साल भी बिरजू अपनी फसलों के भरोसे था, क्योंकि इस साल बिरजू ने अपनी फसल के लिए पहले ही काफी कर्ज ले लिया था और उन्हें वो तभी चुका पाता जब उसकी फसलें अच्छी होती। ऐसे ही एक रोज बिरजू खेत से घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी, जो कि माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है, वो घर में बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही है। ये देखकर बिरजू को गुस्सा आ जाता है और वो निशा से बोलता है, निशा, मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए ही देखता हूँ। सुबह जब मैं खेत पर जाता हूँ तब भी तुम पूजा करती हो, और शाम को जब मैं खेत से घर आता हूँ तब भी तुम माता लक्ष्मी की पूजा ही कर रही होती हो। अरे तुम्हारे पास अपनी लक्ष्मी माँ की आराधना करने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और रही लक्ष्मी माँ की पूजा, तो मैं एक दिन खाना छोड़ सकती हूँ, पर अपनी लक्ष्मी माँ की पूजा करना नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ लक्ष्मी की ही पूजा करती रहो। देखता हूँ तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारी पूजा से कब प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, और इन दिनों कौन तुम्हें खाने को रोटी देगा। वैसे तो बिरजू की श्रद्धा लक्ष्मी माँ में बिल्कुल नहीं थी, परंतु वो अपनी बीवी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी नहीं रोकता था। पर आज थोड़ा अजीब था। आज बिरजू कुछ ज्यादा ही नाराज था। उसकी नाराजगी देखकर निशा को कुछ समझ नहीं आता और निशा बिरजू से कहती है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताइए। क्या बताऊं तुम्हें निशा, मैं सोचता हूँ कि तुमसे थोड़ी बात करूं, पर जब भी तुमसे बात करने के लिए घर आता हूँ तो तुम माँ देवी लक्ष्मी की पूजा करती हुई मिलती हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी पूजा के बीच अड़चन डालूं, पर आज मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानती, पर अभी फैसला हुआ भी नहीं और कर्जदार मुझसे आकर अपना पैसा मांगने लगे हैं। तुम तो माँ लक्ष्मी की इतनी बड़ी भक्त हो ना, तो तुम माँ लक्ष्मी से क्यों नहीं कहती कि हमारी गरीबी दूर कर दे। अरे अगर हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी इस साल की फसल ही अच्छी कर दे। बिरजू जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप महालक्ष्मी पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। इस तरह से निशा बिरजू को हौसला देती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते फसलें काटने का समय हो जाता है। पर ये क्या, बिरजू की इस बार की फसल भी खराब हो जाती है। अब बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही सारे कर्जदार बिरजू के पीछे पड़े थे और उसमें अपना पैसा मांग रहे थे। बिरजू के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था और वो था मरने का। बिरजू परेशान हालत में घर मरने के लिए आता है, पर जब वह घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी है। अपनी बीवी को बेहोश देख बिरजू उससे उठाने की कोशिश करता है। निशा, निशा क्या हुआ तुम्हें? उठो निशा, मेरे लिए एक बार उठ जाओ। मैं तो खुद यहाँ मरने आया था, पर मुझसे पहले ही तुम्हारी ये हालत है। माँ लक्ष्मी मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, फिर भी आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। पर कोई बात नहीं, आप मेरी और मेरी बीवी की मदद नहीं कर सकती तो मैं बीवी की जान जरूर बचाऊंगा। मेरे होते हुए मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता। अब बिरजू निशा को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टरों से बिरजू को पता चलता है आपकी बीवी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप अपनी बीवी की जान से हाथ गंवा बैठेंगे। तो इसमें सोचने की क्या बात है डॉक्टर, आप जल्दी से मेरी बीवी का इलाज कीजिए ना। देखिए बिरजू जी, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। आपकी बीवी का इलाज तभी शुरू होगा जब आप इनके इलाज के आधे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। कम से कम आपको 2 लाख हॉस्पिटल में जमा करवाने ही पड़ेंगे। अगर आप इतने पैसे जमा नहीं करवा सकते तो आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकते हैं। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए डॉक्टर, मेरी बीवी के इलाज में जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। इस तरह से बिरजू पैसे मांगने के लिए चला जाता है, पर क्योंकि बिरजू ने पहले ही बहुत पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए अब कोई उसे खर्च नहीं देता। अब धीरे धीरे बिरजू की हिम्मत टूटने लगती है और तभी रास्ते में उसे माँ लक्ष्मी का मंदिर नजर आता है। बिरजू मंदिर के अंदर जाकर माता लक्ष्मी से बोलता है, माता लक्ष्मी, मेरी आस्था आप में नहीं है, पर मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए मैंने उसे कभी आपकी पूजा करने से नहीं रोका, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन आप हमारे घर आएंगी और हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। पर शायद आपको मेरी बीवी की भक्ति ही नजर नहीं आ रही, तभी तो ना आप हमारे घर आ रही हैं और ना ही हमारी मदद कर रही हैं। हे महालक्ष्मी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ, मेरी बीवी को ठीक कर दो। इतना बोलकर बिरजू वहीं बैठकर रोने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसकी बीवी ने
कुछ पैसे जोड़कर माँ लक्ष्मी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। बिरजू के सामने ऐसी विपदा आन पड़ी थी कि वो उन गहनों को बेचने की सोचता है और उन गहनों को लेने के लिए जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी की सोने की कुछ मूर्तियां रखी हैं। ये देखकर बिरजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और तभी एक मूर्ति बिरजू से कहती है, बिरजू, निशा मेरी बहुत बड़ी भक्त है और मैं उसकी आस्था पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भी आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और जब तुम्हारी बीवी की जान खतरे में पड़ी तो तुम मुझसे भी लड़ गए। मैं तुमसे भी बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तुम इन मूर्तियों को बेच सकते हो और उनसे मिले पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवा सकते हो। अब बिरजू को भी माँ लक्ष्मी की जादुई शक्तियों और उनकी लीलाओं पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद बिरजू एक लक्ष्मी माता की सोने की मूर्ति बेच आता है। पर जब वो मूर्ति बेचकर घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में मूर्ति और बढ़ गई है। हे महालक्ष्मी, मैं आपकी लीला समझ चुका हूँ। मैं अगर आपकी इन सारी मूर्तियों को भी बेच आऊंगा तो भी आप मेरे घर से नहीं जाओगी। हे माँ लक्ष्मी, आपने मेरे घर को अपना निवास स्थान बना लिया। ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये बात जब निशा को पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। अब बहुत जल्द निशा भी ठीक होकर घर आ जाती है और जब निशा को सारी बात पता चलती है तो उसकी आस्था माँ लक्ष्मी में और बढ़ जाती है। मुझे अपनी माँ लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि वो हमारी एक न एक दिन मदद जरूर करेंगी। हे माँ लक्ष्मी, आपकी जादुई सोने की मूर्तियों का मैं और मेरे पति कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप इसी तरह से हमारे घर में रहना। अब जरूरत पड़ने पर ही बिरजू माँ लक्ष्मी की मूर्तियों को बेचा करता और जब से माँ लक्ष्मी की जादुई सोने की मूर्ति बिरजू के घर आती है तब से बिरजू की सारी समस्या, उसका सारा कर्ज खत्म हो जाता है और अब हर साल उसकी फसल भी अच्छी होने लगती है। और जब भी उन दोनों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो माता लक्ष्मी की सोने की मूर्तियों से पैसे मांग लिया करते। ईशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी ईशा के ससुर विनोद ईशा को आवाज देते हुए उससे बोलते हैं, अरे बहू, मेरे लिए एक गिलास रूह अफ़ज़ा बना देना। हाँ पापा जी, अभी लाई। इन लोगों को क्या है, बस ऑर्डर देते रहते हैं, ये कर देना वो कर देना। यहाँ गर्मी में बहू की हालत खराब हो रही, वो किसी को नजर नहीं आता। बेचारी ईशा पसीने से तरबतर रसोई में काम कर रही होती है, ऊपर से घर वालों के नखरे और झेल रही होती है। आखिर रसोई का सारा काम खत्म करके ईशा ठंडी हवा खाने के लिए कूलर को चालू करती है, पर तभी कूलर खराब हो जाता है, जिसके बाद ईशा कूलर से बोलती है, कल मुंह है कूलर, तुझे भी अभी खराब होना था। कितनी गर्मी लग रही है, दिन रात रसोई में पसीने में नहाकर काम करती हूँ। सोचा था कि थोड़ा सा समय मिला है कूलर के सामने ठंडी हवा खा लो, पर मेरे नसीब में तो ये भी नहीं लिखा। इस घर में शादी करके पछता रही हूँ मैं। कहा मैं मायके में एसी में रहा करती थी और यहाँ मैं पसीने में हूँ। इतना बोलकर ईशा अपना पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को एक बार फिर से ईशा सबके लिए खाना बनाने लगती है और सबको खाना खिलाकर रात में जब वो सोने जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का पंखा बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। ये देखकर ईशा अनुज से बोलती है, देख रहे हो पंखे को कैसे मर मर के चल रहा है? पसीने से तो मेरे पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। ईशा, गर्मी सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी लग रही है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं कर रहा। हाँ हाँ, आप तो बोलोगे ही ना, खुद तो पूरे दिन ऑफिस में एसी में रहते हो, रात को आते ही बना बनाया खाना मिल जाता है और अगर ज्यादा गर्मी लगती है तो छत पर या फिर हॉल में जाकर सो जाते हो। पर मैं तो बहू हूँ ना, मुझे तो हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। आखिर मेरा भी मन करता है कि मैं भी एसी के नीचे बैठूं, एसी की ठंडी हवा खाऊं। ईशा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं इस घर में एक एसी चाहती हूँ। अगर एसी नहीं आया तो मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। इस तरह से ईशा नाराज होकर सो जाती है और अनुज से तब तक बात नहीं करती जब तक अनुज एसी नहीं ले आता। ईशा की काफी जिद करने पर अनुज एसी लेकर आ जाता है। एसी आने के बाद तो मानो जैसे ईशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब ईशा ज्यादातर समय एसी चलाकर बैठती है
और ऐसे ही एक दिन अरे बहू, अगर तूने एसी की हवा खा ली हो तो जरा रसोई में जाकर अपने ससुर और अनुज के लिए खाना बना दे, ताकि वो दोनों ऑफिस जा सकें। जी माँ जी। इतना बोलकर अब ईशा रसोई में जाती है, लेकिन एकदम से जब वो एसी की ठंडी हवा से रसोई में गैस के पास खड़ी होती है तो उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो खाना ना बनाकर एक बार फिर से एसी के नीचे बैठ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, रसोई में जाते ही चक्कर आने लगे। आप एक काम कीजिए ना, आज आप खाना बना लीजिए, घर का सारा काम मैं कर दूंगी, अभी तो मुझे आराम की जरूरत है। ईशा का ये नाटक देखकर चंदा खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर ईशा एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खुद से बोलती है, चलो रसोई से तो छुटकारा मिला, अब मैं आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सकती हूँ और अपने ही घर में शिमला मनाली के मजे ले सकती हूँ। अब इस तरह से ईशा हर समय एसी में ही रहा करती और घर का कोई भी काम नहीं करती। ये देखकर उसकी सास और बाकी के घर वाले उससे परेशान होने लगे थे, तो वही ईशा एसी की ठंडी ठंडी हवा में खूब मजे लेती और आए दिन अपनी किसी न किसी दोस्त को घर बुला लेती। ऐसे ही एक दिन ईशा अपनी दोस्त नीलम को घर बुलाती है और जब नीलम उसके घर आती है तो उसके घर में एसी देखकर उससे बोलती है, अरे वाह ईशा, तेरे तो मजे ही मजे हैं। तेरे तो मायके में भी एसी था और ससुराल में भी। वैसे ये वाला एसी तेरे मायके वालों ने दिया है या तेरे ससुराल वालों ने लगवाया है? अरे नीलम, तू तो जानती है ना, मेरा नाम ईशा है, ईशा। मैं जितनी सर्वगुण संपन्न हूँ उतनी ही जिद्दी भी हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एसी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बस एक बार बोला था अनुज जी को, उन्होंने एसी लगवा दिया। यार सच में तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अच्छा ईशा, तुझसे एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो? हाँ बोल ना। यार मेरे घर में ना एसी नहीं है और तू तो देख रही है ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरी छोटी सी बेटी गर्मी में सोती नहीं है, बड़ा परेशान करती है। अगर तू बुरा ना माने तो क्या मैं अपने घर का काम खत्म करके थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ तेरे घर आ सकती हूँ? अरे नीलम, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे वो छोटी बच्ची है, तू बेफिक्र होगी, कल से आ जाना। अब नीलम वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ देखकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, तेरे पति ने सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए एसी लगाया है, ताकि हम भी एसी की हवा खा सके और एसी में बैठ सके। अरे माँ जी, आप बेकार ही गुस्सा हो रही है। मैंने आपको एसी में बैठने से कब मना किया है? आप आराम से बैठिए ना। अब चंदा भी खाना बनाकर कुछ देर एसी में बैठ जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन ईशा की कोई ना कोई सहेली घर आया जा करती है। ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन ईशा की सहेली नीलम अपनी सास और बेटी के साथ उसके घर आ जाती है और पूरा दिन वहीं रहती है। ये देखकर चंदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर चंदा करती भी तो क्या, उसकी ईशा के सामने एक नहीं चलती थी, इसलिए वो चाहकर भी अपनी बहू को कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और जिस वजह से अनुज की नौकरी चली जाती है। अनुज आज बहुत गुस्से में था और वो घर आते ही ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिस वजह से ईशा बोलती है, अरे नौकरी ही तो है, क्या हुआ अगर चली गई? एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है? और वैसे भी हर ऑफिस में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। आप एक काम करो, एसी की ठंडी ठंडी हवा लो और अपने गर्म दिमाग को ठंडा रखो। ईशा, तुम्हें अभी भी एसी की पड़ी है? तुमने एक बार भी सोचा कि मेरी नौकरी चली गई है, अब घर कैसे चलेगा, राशन कैसे आएगा, पापा की माँ की दवाई कैसे आएंगी, और तुम जिस एसी में बैठकर एसी की हवा खा रही हो, अगर वो एसी खराब हो गया तो वो ठीक कैसे होगा? अनुज जी, मैं भी घर की बहू हूँ, जितनी फिक्र आपको है उतनी मुझे भी। मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी हैं ऐसे दिनों के लिए, जब तक आपकी कहीं और नौकरी नहीं लग जाती हम उन सेविंग से अपना घर चलाएंगे। क्यों माँ जी, सही कहा ना? अनुज बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, अब तो गुस्सा थूक दे। मानती हूँ ईशा हमारी एसी वाली बहू है, लेकिन है तो संस्कारी ना। जब तक एसी नहीं था तब तक ईशा ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा था और मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। अब अनुज का भी गुस्सा शांत हो जाता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनुज की नौकरी नहीं लग पाती।
और एक दिन ईशा के घर पर बिजली का बिल आता है और जब ईशा बिल देखती है तो वह हैरान होकर बोलती है, 25,000 का बिल। हैरान क्यों हो रही हो बहू? आखिर छोटे से घर में मनाली और शिमला का मजा भी तो तुमने ही उठाया है। अब इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। पर पापा जी, मेरे पास 30,000 ही है और इन पैसों से ही पूरा घर चलाना है। अगर मैं 25,000 का बिल दूंगी तो घर कैसे चलेगा? ईशा की यह बात सुनकर चंदा भी अपनी कुछ सेविंग्स लाकर ईशा के हाथ में थमा देती है, जिसके बाद ईशा को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज का हद से ज्यादा आदी नहीं होना चाहिए। अब ईशा पूरे दिन में 2 से 3 घंटे ही एसी चलाया करती और अपनी सहेली का भी घर आना जाना बंद करवा देती है। अब बहुत जल्द अनुज की भी नई जॉब लग जाती है और एक बार फिर से उनके घर में सब कुछ सही हो जाता है। किरण और नेहा नाम की दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम किया करती थी और उनकी दोस्ती भी उसी कंपनी में हुई थी। किरण को हमेशा अपने घर के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ती थी। वो हमेशा चंबल एक्सप्रेस से अपने घर जाया करती थी, तो वहीं नेहा का घर उसके ऑफिस के ही पास था और इसलिए वो भी चाहती थी कि वो भी कभी ट्रेन का सफर करे। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त चंबल एक्सप्रेस से ट्रेवल करती हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और एक दिन जब किरण ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने लगती है तो नेहा किरण से बोलती है, किरण, तुम चंबल एक्सप्रेस से जाती हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार, मैंने सुना है कि वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है। उस ट्रेन पे किसी भूतनी का साया है। जब भी वो ट्रेन पोथी से होकर गुजरती है, सभी लोग उस ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस ट्रेन पर एक भूतनी का साया है और सब अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो भूतनी उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों को मार देती है। क्या ये सब सच है? मैंने भी इस ट्रेन के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, पर आज तक मैंने कभी कुछ देखा नहीं। और देख यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। और देख, मेरे घर जाने का समय हो रहा है, तो इस टाइम पर ऐसी बात मत कर। क्या यार, तुझे इतनी बार मौका मिला और तू है कि मुझे नहीं करनी अब इस बारे में बात। इतना बोलकर किरण वहां से चली जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद उसको बस नेहा की बात याद आती है। आज किरण जिस बोगी में बैठी थी उसके आसपास की सीट पर भी कोई नहीं था। पोथी स्टेशन के आते ही सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। किरण भी ऐसा ही करती है और आंख बंद कर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ जाता है और किरण जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है और घर चली जाती है। पर उसी रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाती। पर जब नेहा को उसकी तबीयत का पता चलता है तो वो अपने घर में बोलती है, माँ, नेहा की तबीयत बहुत खराब है और कल संडे है। मैं सोच रही हूँ आज ऑफिस खत्म होने के बाद वहीं से किरण के घर चली जाऊं उससे मिलने, और कल रात को घर आ जाऊंगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उससे मिलने जाऊं तो। ठीक है, चली जा, पर अपना ख्याल रखना और ये माता रानी का लॉकेट पहन ले। तेरे पापा वैष्णो देवी से तेरे लिए लेकर आए हैं। नेहा अपनी माँ के हाथों से वो लॉकेट लेकर पहन लेती है और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद किरण से मिलने उसके घर जाती है। आज नेहा के पास अच्छा मौका था ये जानने का कि चंबल एक्सप्रेस के बारे में जो बातें उसने सुनी हैं वो सच है या झूठ, और इसलिए नेहा उसी ट्रेन से जाने का फैसला लेती है जिसमें नेहा बैठकर जाती है और खुद से बोलती है, आज मैं भी देखूंगी इस ट्रेन की भूतनी आखिर है कौन। आने दो उसको मेरे सामने, मैं तो उससे भी दोस्ती कर लूंगी। इतना बोलकर नेहा ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है। जैसे ही पोथी स्टेशन आता है सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर नेहा अपने सामने बैठी हुई औरत से बोलती है, ये आप क्या कर रही है? आप खिड़कियां क्यों बंद कर रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या
कि यह एक श्रापित ट्रेन है और यह ट्रेन भी पोथी स्टेशन से होकर जाती है, जिसमें इस ट्रेन की भूतनी आ जाती है। अगर खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं किए ना, तो वह भूतनी इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान ले लेगी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। लगता है इस ट्रेन में तू पहली बार सफर कर रही है और तुझे इस ट्रेन की भूतनी से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। अगर तुझे उस भूतनी से मिलना ही है तो तू कल ट्रेन में अकेले सफर करना, पर आज हम सबकी जान बख्श दे। तू कल आना इस ट्रेन में। कल ये ट्रेन पूरी खाली रहेगी। तू आराम से खिड़की दरवाजे खोल कर रखना। जब वो भूतनी तुझे मिल जाए तो तू उससे दोस्ती भी कर लेना। अभी मुझे ये खिड़की और दरवाजे बंद करने दे। इतना बोलकर वो औरत जबरदस्ती खिड़कियों को बंद कर देती है। कुछ देर बाद नेहा का स्टेशन आ जाता है और वो किरण से मिलने उसके घर जाती है और उससे उसका हाल समाचार पूछती है और उसी के घर पर अपनी रात गुजारती है। अब अगली सुबह जानबूझकर नेहा अपने घर के लिए नहीं निकलती और किरण से बोलती है, किरण, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। चल कहीं घूम कर आते हैं। मैं शाम को अपने घर जाऊंगी। शाम को क्यों? मैं तो कहती हूँ तू कल मेरे साथ ही ऑफिस चलना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं यार, मैंने माँ से बोला था कि आज रात को मैं घर आ जाऊंगी तुझसे मिलकर। अच्छा चल ठीक है। अब रात को नेहा किरण के घर से अपने घर के लिए निकलती है और इस बार फिर से नेहा चंबल एक्सप्रेस में ही बैठती है। ट्रेन पूरी तरह से खाली होती है। पूरी ट्रेन में नेहा अकेली बैठी होती है। नेहा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि आज वो इस ट्रेन की भूतनी को देख ही लेगी, जिससे सभी लोग डरते हैं। ट्रेन चलने लगती है। कुछ ही समय में ट्रेन पोथी स्टेशन पर आ जाती है, पर नेहा ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करती। कुछ समय बाद ट्रेन दोबारा चलती है और पोथी स्टेशन से आगे निकल जाती है, परंतु अब तक नेहा को कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, बेकार का ही लोगों ने अफवाह मचा रखी है। चंबल एक्सप्रेस के लिए कोई भी तो नहीं है ट्रेन में। मैं तो कितने आराम से जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा फोन चलाने लगती है और 5 मिनट बाद उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आकर बैठ जाती है। नेहा उस औरत को देखकर डर जाती है और सोचती है, ट्रेन तो पोथ स्टेशन के बाद कहीं नहीं रुकी, तो ये आंटी कहाँ से आई? नेहा, तू फालतू की बातें सोच रही है। क्या पता आगे पीछे किसी बोगी में से आई होगी। इतना सोचकर एक बार फिर नेहा अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, परंतु इस बार जब वो अपने सामने वाली सीट की ओर देखती है तो वो औरत उसके सामने नहीं होती। जिसके बाद नेहा उस औरत को आवाज देते हुए वॉशरूम के पास जाती है और देखती है कि वो औरत दरवाजे के पास खड़ी है। उस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो औरत नेहा की ओर घूमती है। नेहा देखती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये देखकर नेहा की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और भूतनी नेहा से बोलती है, मुझसे ही मिलना चाहती थी ना तुम? मैं ही हूँ इस ट्रेन की भूतनी। जानना चाहती थी ना कि मैं कैसे मरी और ट्रेन पर मेरा साया कैसे आया? तो सुन, आज से कुछ साल पहले इसी तरह ट्रेन में मैं अकेली सफर कर रही थी। तभी कुछ गुंडे आए और उसने पूरी ट्रेन को लूटा। गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और बस तभी मैंने इस ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली और अपने आप से वादा किया कि इस ट्रेन में चढ़ने वाले हर इंसान की मैं जान ले लूंगी, क्योंकि इसी तरह किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब मेरे साथ हो रहे बदसलूकी को आराम से देख रहे थे। तब से मेरी आत्मा पोथी स्टेशन पर घूमने लगी और जब भी यह ट्रेन पोथी स्टेशन पर आती है, मैं इस ट्रेन में चढ़ जाती हूँ, लोगों से अपना बदला लेने के लिए। भूतनी की कहानी सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूतनी उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही भूतनी उसका गला दबाती है,
उस भूतनी को एक जोरदार झटका लगता है और वो भस्म हो जाती है। तो वहीं नेहा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को घर पर पाती है और उसे पता चलता है कि वो भूतनी नेहा का कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि नेहा की रक्षा माता रानी कर रही थी। उसकी जान उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से बची थी, जिसके बाद से नेहा कभी भी उस ट्रेन में नहीं बैठती और ना ही किसी को उस ट्रेन से कहीं भी आने जाने की सलाह देती है।